नमस्कार, प्रणाम। मैं ददवंत तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में होने जा रही LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स की आपके सेमेस्टर परीक्षाओं के विभिन्न विषयों के विभिन्न इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। थोड़ा सा देरी हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। और 3 ईयर्स कोर्स में कुछ वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, 5 ईयर्स कोर्स में कुछ वीडियो अपलोड हुए हैं। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB ऑनर्स के सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में, दूसरे वर्ष के चौथे सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर है जूरिस्प्रूडेंस का, विधिशास्त्र का, उसको लेकर के। अगर एक बार सिलेबस देखें तो पहली यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के है। जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन का मतलब क्या है, और जो नेचर है, स्कोप है जूरिस्प्रूडेंस का, प्रकृति क्या है, स्कोप मतलब विषय क्षेत्र क्या है। उसके बाद लॉ एंड स्टेट की डेफिनेशंस हैं और सोर्सेज ऑफ लॉ है। सोर्सेज ऑफ लॉ के अंतर्गत आपको कस्टम और प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन के विषय में पढ़ना होता है। 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। दूसरी यूनिट में आपके पास जो सिलेबस में लीगल थ्योरी के स्कूल्स हैं, कई सारे स्कूल हैं। एनालिटिकल लॉ स्कूल है, रियलिस्ट लॉ स्कूल है, सोशोलॉजिकल लॉ स्कूल है, प्योर थ्योरी है और सोशोलॉजिकल है, क्रिटिकल लीगल, मार्क्स स्कूल है, नेचुरल है। तो ये आपको स्कूल्स पढ़ने होते हैं अलग अलग, और उसके थिंकर्स के विषय में जानकारी आपको करनी होती है। तीसरी यूनिट जो है वो कुछ लॉ के बेसिक कंसेप्ट हैं, मसलन राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लिबर्टी है, पावर है, लाइबिलिटी है, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी है, और राइट्स के अधिकारों के प्रकार और उनकी जो थ्योरी है उसको लेकर के, प्रॉपर्टी ओनरशिप और पोजीशन को लेकर के, लीगल पर्सनालिटी एंड इट्स थ्योरी जो आपके लिए ज़रूरी है। और लीगल पर्सनालिटी में जो एक बहुत, अभी खैर हम लोग बात करेंगे उसको, लेकिन एक सवाल बड़ा पूछा जाता है कि मंदिर में रखी हुई मूर्ति क्या लीगल पर्सनालिटी है, मस्जिद लीगल पर्सनालिटी है या नहीं, चर्च, गुरुद्वारा में रखी हुई गुरु ग्रंथ साहिब जो है पवित्र पुस्तक है, क्या वो लीगल पर्सनालिटी है, भगवान की मूर्ति जो है वो लीगल पर्सनालिटी है या नहीं। और चौथी यूनिट है वो जस्टिस और कंटेम्परेरी इशूज़ को लेकर के, जिसमें आपको अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ना है, रॉबर्ट नोजिक और जॉन रॉल्स के विषय में पढ़ना है, चले हार्ट के बारे में पढ़ना है, जस्ट लॉ एंड मॉरलिटी के विषय में पढ़ना है, और जो रिलेशन है मॉडर्निज्म का और पोस्ट मॉडर्निज्म का लॉ से, जो आधुनिकतावाद का और उत्तर आधुनिकतावाद का विधि से जो संबंध, उसके विषय में आपको पढ़ना रहता है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। हम लोग सवालों की अगर बात करें तो एक सवाल आपको इस प्रकार से आना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको कि जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन अलग अलग जूरिस्ट के माध्यम से पढ़िए, उसके विषय में सामन ने क्या कहा है, ऑस्टिन ने क्या कहा है, जर्मी बेंथम ने क्या कहा है, रॉस्को पाउंड ने उसको कैसे डिफाइन किया है, कीटन ने कैसे डिफाइन किया है, केल्सन ने कैसे डिफाइन किया है, एरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात, सब लोगों ने कैसे उसको अलग अलग डिफाइन किया है। और जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन के साथ साथ उसको थोड़ा सा लिंक कीजिए, अलग अलग जो विधि शास्त्र, अलग अलग जो शास्त्र हैं उससे थोड़ा सा लिंक करने का प्रयास कीजिएगा। तो एक सवाल आपका इस प्रकार से कि जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, कार्यक्षेत्र कैसा है, कैसे अगर जूरिस्प्रूडेंस को आपको सोशियोलॉजी से इंटरलिंक करना हो कैसे करेंगे, इस प्रकार का एक सवाल है। अब जो पुराने समय में सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं वो जो डेफिनेशन में आपको ऑस्टिन, हॉलैंड और सामन की जो डेफिनेशन है उसको कायदे से पढ़ना है, क्योंकि वो कई बार पूछा जा चुका है। तो उसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो जो लॉ के जो सोर्सेज हैं, विधि के विभिन्न स्रोत हैं, और उस स्रोत में जो सबसे अधिक बार पूछा गया है, विशेष रूप से पूछा गया, एक तो स्रोत का सवाल इस तरीके से आता है कि सोर्सेज ऑफ लॉ को डिस्कस करिए, उसमें क्या क्या शामिल है सब बताइए। उसमें आपको कस्टम के विषय में लिखना है, प्रेसिडेंट के विषय में लिखना है, लेजिस्लेशन के विषय में भी लिखना है। लेकिन कई बार ऐसा है कि आपसे सीधे तीनों के विषय में ना पूछ करके आपसे केवल एक ही पूछ ली गई कि प्रेसिडेंट के विषय में बताइए कि प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, और एक प्रेसिडेंट का किस प्रकार से अहम योगदान है विधि की विधि मान्यता, उसकी विधि मान्यता को लेकर के, रूढ़ी की विधि मान्यता को लेकर के, कि एक वैध रूढ़ी का मतलब क्या होता है। क्या 10 साल से कोई प्रथा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, तो उसको विधि मान लिया जाएगा, या कोई एक ऐसी रूढ़ी है जो अनैतिक है, जो समाज के एक बड़े हिस्से के लिए अनैतिक है, तो क्या उसको कुछ लोगों के द्वारा एक्सरसाइज करने के कारण ही विधि मान लिया जाएगा। इस प्रकार के सवाल हैं। तो एक तो आपको उधर जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, नेचर, स्कोप का सवाल, और दूसरा सवाल आपके लिए जो है वो है कि विधि की जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है, उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप क्या क्या है, और विधि का सोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। अब जैसे रूढ़ी को लेकर के जो कस्टम को लेकर के सवाल है, कस्टम को लेकर के सवाल है कि एक विधिक रूढ़ी के तत्वों की व्याख्या कीजिए। जो एक कहा जाएगा कि लीगली पैक्ड वो रूढ़ी है, कस्टम, उसकी क्या आवश्यकता है। या लेजिस्लेशन को लेकर के सवाल है कि लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेशन के प्रकार क्या क्या हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपने सुना होगा कि प्रत्यायुक्त विधायन, तो विधायन के विषय में थोड़ा सा कायदे से पढ़ लीजिएगा, और वैध रूढ़ी के विषय में कायदे से पढ़ लीजिएगा। हॉब्स, लॉक और रूसो का जो सिद्धांत है, जो आपका ये डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड स्टेट वाला है, उसमें स्टेट को लेकर के
थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का और जीन जैकस रूसो का जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। अगर आप पढ़ सकें तो उसको पढ़ लीजिएगा, अन्यथा ये 2 सवाल जो शुरुआत के मैंने आपको बताए वो आपके लिए पर्याप्त हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्कूल्स हैं, और स्कूल्स में कमोबेश सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जो स्कूलों का जो विचारधाराओं का विकास हुआ है वो एक के बाद एक हुआ है। नेचुरल लॉ स्कूल, उसके बाद हिस्टोरिकल लॉ स्कूल। अब नेचुरल लॉ स्कूल में आपको एरिस्टोटल, प्लेटो को कायदे से पढ़ना रहता है। हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में आपको सेवेनी को, हेनरी मेन को कायदे से पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है। आपको सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी पर विशेष ध्यान देना है, डीन रॉस्कोपाउंड की जो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी है। आपको एनालिटिकल स्कूल पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एनालिटिकल स्कूल को एनालिटिकल स्कूल कहा क्यों जाता था, कहा क्यों जाता है। ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी, ऑस्टिन ने जो लॉ के बारे में कहा कि लॉ इज द लॉ केवल कमांड ऑफ सॉवरेन है, जिसमें कुछ सैंक्शन भी होने चाहिए, सैंक्शन से पैक होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को जो संप्रभु कह दे, जो संप्रभु का समादेश है वही विधि है। तो थोड़ा सा आपको सेकेंड यूनिट को लेकर के थोड़ा सा तकलीफ लेनी है, थोड़ा सा आपका जो दायरा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। किल्सन की पेयो थ्योरी भी आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ से ऑस्टिन के विषय में, ऑस्टिन बेंथम को एक साथ पढ़ लीजिए, डीन रॉस्कोपाउंड को एक बार में पढ़ लीजिए, किल्सन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से जो 2 सवाल आपके आने की उम्मीद है वो दोनों सवाल आपको मिल जाएंगे, और पेपर आपका जो दूसरी यूनिट को लेकर के है चिंता है वो कम हो जाएगी। सेवेनी को जब भी पढ़िएगा, अगर आप एरिस्टोटल, प्लेटो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आप सेवेनी को पढ़ रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा कि सेवेनी के साथ हेनरी मेन को भी पढ़ लीजिए। कई बार सेवेनी और हेनरी मेन को मिला जुला करके सवाल पूछा गया है। कई बार जो कि उनका किल्सन की ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, उसको लेकर के सवाल पूछा गया है तुलनात्मक तरीके से, और ऑस्टिन को लेकर के, बेंथम को लेकर के एक साथ में सवाल पूछा गया है। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं। रॉस्कोपाउंड को लेकर के सोशल इंजीनियरिंग की जो थ्योरी है, आपको उसके जो 7 पॉस्टुलेट्स हैं, जब आप सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी पढ़ते हैं तो आपके पास 7 वहाँ पर जुरल पॉस्टुलेट्स हैं। एक तुला जिसको बोलते हैं, जिस पर मापा, रॉस्कोपाउंड ने कहा कि अगर इस पर माप करके कोई कानून बन रहा है, अगर इस पर कोई कानून मापे जाने पर ओके हो रहा है तो वो कानून ठीक है, वो सही है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो होफील्ड का एक क्लासिफिकेशन है राइट का, राइट जहाँ आपने उसमें पढ़ा है, टॉट में पढ़ा है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज अ ड्यूटी। जहाँ पर कोई चीज़ किसी का अधिकार है तो वो किसी ना किसी का कर्तव्य है कि वो उसके अधिकार को वो पूरा करे, वो उसके उस अधिकार को उसको मुहैया कराए। आपके पास आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी है, तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू गो अब्रॉड, ये सब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई भी राइट है। तो केवल राइट आपको पेंडुलम की तरह नहीं दिया गया है कि केवल आप राइट पढ़ करके खुश रहिए। आपको राइट कौन प्रोवाइड करेगा उसकी भी बाकायदा व्यवस्था की गई है। आप स्टेट पढ़ते हैं आर्टिकल 12 में, तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो आपको राइट मुहैया कराए। तो उसी से संबंधित एक सवाल है यहाँ पर कि अधिकार और कर्तव्य, ड्यूटी और राइट जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे अलग अलग करके सेंटेंस में आपको सवाल मिल सकता है, तो देख लीजिएगा। और एक मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेट का एक केस है 1998 का, उसको लेकर के एक आध बार टिप्पणी करने के लिए पूछा गया है। और सवाल जैसे है कि होफील्ड का जो एनालिसिस है राइट और ड्यूटी का, उसके विषय में बताइए। होफील्ड के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार होफील्ड के राइट को लेकर के, होफील्ड के इसी सवाल को लेकर के 3 इयर्स में एक सवाल आया था। उसमें होफील्ड का पूरा नाम पूछा लिखा हुआ था, कुछ और नहीं लिखा हुआ था, केवल होफील्ड का पूरा नाम लिखा हुआ था। नाम भूल रहा हूँ, नाम क्या था वो, या हो सकता है कोई और सवाल रहा हो। तो आप एक बार जब भी पढ़ रहे हो, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप जब ऑस्टिन पढ़ रहे हो तो जॉन ऑस्टिन पढ़िए, जब आप रूसो पढ़ रहे हो तो जीन जैकस रूसो पढ़िए, आप थॉमस हॉब्स पढ़िए, आप जॉन लॉक पढ़िए। आप केवल हॉब्स पढ़ करके मत आ जाइए, किसी के विषय में भी। आप किल्सन पढ़ रहे हैं तो हैंस किल्सन उनका पूरा नाम है, तो उसको पूरा का पूरा नाम पढ़िएगा, ताकि होफील्ड का अगर पूरा नाम आपको लिख करके केवल पूछा जाए कि फलाने का सिद्धांत बताइए, तो चौंकना नहीं है आपको कि यार ये किसका नाम है। तो होफील्ड के बारे में पढ़िएगा, और होफील्ड का जो राइट और ड्यूटी का जो उनका आपस का सामंजस्य उन्होंने स्थापित किया है, संबंध बताया है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लीगल पर्सनालिटी पर आते हैं, कुछ जो कि लीगल पर्सनालिटी को आप कायदे से देख लीजिएगा। आपने शायद अभी आईपीसी आपने पढ़ा होगा, आईपीसी में आप जब 21 के आसपास जाते हैं आपने एक अंतर किया होगा, एक नेचुरल पर्सन का और लीगल पर्सन का। नेचुरल पर्सन मतलब हम आप जिसके कॉर्पस है, जिसकी काया है, जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और एक जो निगमित व्यक्तित्व है, एक जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, उसका मतलब क्या है। और जब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हम पढ़ रहे हैं तो जैसे गुरु ग्रंथ साहिब ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, या मस्जिद कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, या कैसी पर्सनालिटी है। रामलला विराजमान को लेकर के सवाल पूछा गया था कि रामलला विराजमान जो हैं
या कृष्ण लल्ला विराजमान जो हैं, तो वो क्या पर्सनालिटी हैं, वो क्या लीगल पर्सनालिटी हैं? अगर नहीं है तो मुकदमा कैसे लड़ा जाएगा? अगर वो खुद में पर्सनालिटी नहीं है तो उनका मुकदमा कैसे लड़ा जाएगा? या वो खुद मुकदमा लड़ सकते हैं, पक्षकार हो सकते हैं क्या? इस प्रकार के सवाल। कब्जा और स्वामित्व, ओनरशिप पोजीशन का अंदर जान लीजिए, और ये भी जान लीजिए कि ओनरशिप और पोजीशन में जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो हमारा विधि शास्त्र है, वो कब्जे को थोड़ा अधिक महत्व देता है। तो कब्जा अर्जन के तरीके क्या क्या हैं? कब्जा अर्जन के तरीके के साथ साथ कब्जा अगर आपने किया हुआ है, किसी संपत्ति पर आपने कब्जा किया हुआ है, एक टर्म है चिरभोगाधिकार। चिरभोगाधिकार, लंबे समय तक आप किसी प्रॉपर्टी को अगर उस पर अपना इंटरेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लंबे समय तक उस पर काबिज हैं, तो ये एक बार विधि की नज़र में, विधि की दृष्टि में ये माना जाता है कि जिसका कब्जा है उसके पास 10 में से 7-8 नंबर, 9 नंबर हैं उस प्रॉपर्टी के वास्तविक मालिक के अपेक्षा। तो थोड़ा सा वहाँ पर देख लीजिएगा, इंग्लिश में भूल रहा हूँ चिरभोगाधिकार की। तो कब्जा क्या है, कब्जा अर्जन की तरीके क्या क्या हैं, और कब्जा और स्वामित्व में अंतर, और वहाँ लीगल पर्सनालिटी आपको देखना है, और जो होफील्ड का राइट और उसका राइट और ड्यूटी का क्लासिफिकेशन उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम आए तो जस्टिस की जो थ्योरी है अरिस्टोटल की, क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से सवाल है। न्याय के विभिन्न सिद्धांत हैं, और जब न्याय के सिद्धांत के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो लॉ एंड मॉरलिटी पर हार्ट और डेवलिन का एक लंबा समय तक एक एसेज लिख करके एक दूसरे से विवाद नहीं कहेंगे, एक बहस चली, और हार्ट और डेवलिन, HLA हार्ट और डेवलिन के आपस के उस लंबे पत्राचार पर विधि और नैतिकता में क्या संबंध है, क्या विधि में नैतिकता का स्थान है, क्या सदैव विधि बनाने के पहले ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़, ये विधि नैतिकता के पक्ष में है या विपक्ष में है। तो विधि में नैतिकता का कितना महत्व है, कितना महत्व होना चाहिए, और हार्ट और डेवलिन का उस पर क्या ओपिनियन था, उसको कायदे से आप देख लीजिएगा। वहीं पर जो एक केस है, लेटेस्ट केस है, पहले आ भी चुका है, नाज फाउंडेशन बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस नाज फाउंडेशन का जो केस है, उसमें थोड़ा सा नैतिकता को लेकर के सवाल जवाब थे कि ये चीज़ें शायद नैतिकतावादी जो लोग हैं उनके थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आएंगी, उनके विरोध में जाएंगी, लेकिन एक बड़े तबके के हितों का भी प्रश्न था न्यायालय के समझ। तो वहाँ पर आप देखिए कि न्यायालय ने जो जस्टिस करते हुए, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत न्यायालय ने जो न्याय दिया, उसमें विधि की अपेक्षा नैतिकता को अधिक महत्व दिया या बराबर रखा, कैसे रखा, आप उस केस को पढ़िए, आप जान जाएंगे। हार्ट डेवलिन का ये वाला पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ जो जस्टिस, जिस समय आप जस्टिस पढ़ रहे हैं, जस्टिस की जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, तो जस्टिस की थ्योरी में एक तो आपके पास अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, और अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद जो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जॉन रॉल्स की थ्योरी है जस्टिस की, वो कायदे से देख लीजिएगा। तो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, नेचर स्कोप का एक सवाल लॉ के सोर्सेज का, एक सवाल आपका नेचुरल लॉ स्कूल का, जिसमें आपको अरिस्टोटल, प्लेटो के विषय में ज़्यादा देखना है, पॉजिटिविज्म का मतलब समझना है। एक सवाल आपका हिस्टोरिकल लॉ स्कूल से, जिसमें आपको सेवनी और हेनरी मेन के विषय में पढ़ना है, और थोड़ा सा आप डीन रॉस्कोपॉन्ड को अगर पढ़ सकें तो केल्सन की प्योर थ्योरी के साथ उसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। होफील्ड का एनालिसिस ऑफ राइट्स आपको कायदे से पढ़ना है, और राइट और ड्यूटी कैसे एक दूसरे के पूरक हैं उसको कायदे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लीगल पर्सनालिटी पे आ सकते हैं, लीगल पर्सनालिटी के बारे में जान लीजिएगा, उसकी थ्योरीज को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो अलग अलग तरीके के जो पर्सनालिटी जैसे पूछे जाते हैं उसको देख लीजिएगा, और यहाँ पे जस्टिस की थ्योरी देख लीजिएगा, और जो लॉ एंड मॉरलिटी का रिलेशन है उसको देख लीजिएगा। जस्टिस की थ्योरी आप जब पढ़ रहे हैं उस समय लॉजिक का भी जरूर देखिएगा, और यूटिलिटेरियन थ्योरी है, अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसको कायदे से देख लीजिएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी LLB से ऑनर्स सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के पहले पेपर को देने जा रहे लोगों के लिए। आपका जो अगला पेपर होगा उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन में मेरे ढेर सारे लिंक हैं, वहाँ से आकर के हमसे जुड़िए, और आपका जो भी सुझाव हो, शिकायत हो, वो भी बताइए। धन्यवाद।